7 सितंबर से कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा आरंभ हुई है। तमिलनाडु से होते हुए, केरला से होते हुए और अब लगभग कर्नाटका को क्रॉस करते हुए ये यात्रा कोई 1000 किलोमीटर पूरा करने वाली है। इस पदयात्रा में हजारों लोग हर दिन 20, 22, 25 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। यह यात्रा देश की इस अभूतपूर्व स्थिति में, एक ऐसी स्थिति में जबकि शीर्ष से इस देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, जो काम अंग्रेजों ने इस देश में किया था, डिवाइड एंड रूल, आज ठीक वही खेल संवैधानिक सत्ता में बैठे हुए लोग इस देश के साथ कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये यात्रा देश को जोड़ने का एक प्रयास है। इस यात्रा का आह्वान कांग्रेस पार्टी ने किया अपने उदयपुर चिंतन शिविर के बाद, लेकिन कांग्रेस ने अपनी पहली घोषणा में ही कांग्रेस के बाहर के संगठनों से अपील की और स्पष्ट रूप से समवैचारिक सहमना राजनीतिक दलों, जन संगठनों, जन आंदोलनों और तमाम नागरिकों से अपील की कि यह भारत जोड़ो यात्रा सबके लिए खुली है, सब लोग इसमें सहयोग कीजिए। इस आह्वान के बाद 22 अगस्त को दिल्ली में देश के 150 के करीब जन संगठनों की बैठक हुई, जिसमें इस पे खुले तौर पे विचार किया गया कि क्या हमें इस यात्रा से जुड़ना चाहिए, और सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि देश की इस अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए हम लोग, जिनका कांग्रेस पार्टी से कोई संबंध नहीं है, हम में से अधिकांश वो लोग हैं जिनका कांग्रेस से, कांग्रेस की सरकारों से संघर्ष का रिश्ता रहा है और शायद बाद में भी रहेगा, लेकिन आज देश की इस अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए हमने फैसला किया कि इस यात्रा का हम समर्थन करेंगे। ये किसी पार्टी को समर्थन नहीं है, किसी नेता को समर्थन नहीं है, ये एक अभियान को, इस देश की तोड़ने की साजिश के खिलाफ जोड़ने की एक कोशिश को समर्थन है। कल को यदि कोई और पार्टी, कोई और संगठन, कोई और अभियान ऐसा प्रयास करता है, उसे भी हम समर्थन करेंगे। ये फैसला दिल्ली में हुआ, जिसके बाद 7 सितंबर से, जब से यात्रा शुरू हुई है, तब से देश के तमाम अग्रणी नागरिक, जन संगठन, जन आंदोलन इसमें जुड़ रहे हैं। कर्नाटका में कर्नाटका के तमाम अग्रणी चिंतकों, लेखकों, बुद्धिजीवियों और जन संगठनों ने इसका स्वागत किया। अब यात्रा तेलंगाना आने वाली है 2-4 दिन में, लेकिन हम यहां महाराष्ट्र की तैयारी के लिए, महाराष्ट्र में इस यात्रा की तैयारी की 2-3 बैठकें हो चुकी हैं, और जैसा प्रतिभा बहन ने बताया, महाराष्ट्र के तमाम बड़े जन संगठन फैसला करके इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में जितने भी 14, 15, 16 दिन ये यात्रा बिताएगी, ये यात्रा एक नए स्तर को हासिल करेगी। लोग हमसे पूछते हैं, आप सब लोगों ने कांग्रेस की इस यात्रा का समर्थन करने का फैसला क्यों किया? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा तो संघर्ष का इतिहास रहा है। मैं एक ही बात कहता हूं, अगर मेरे घर में आग लगी हो तो मुझे 2 ही पक्ष दिखाई देंगे। एक वो पक्ष जो पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहा है, और एक वो पक्ष जो पानी की बाल्टी लेके आया है। आज इस देश में जो अभूतपूर्व स्थिति है, संविधान को तार-तार किया जा रहा है, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों को नष्ट किया जा रहा है, हमारी सभ्यता की जो विरासत है उसको खत्म किया जा रहा है, और नफरत और तोड़ने की सुनियोजित कोशिश की जा रही है। 3 दिन पहले संसद सदस्य बोलते हैं
फला समुदाय का बहिष्कार कर दो। उससे एक दिन पहले पुलिस वाले कोड़े लगा रहे हैं, उसकी वीडियो बन रही है, वीडियो टेलीविजन पे चल रही है। कैसा देश बन रहा है ये इस वक्त। इसलिए इस वक्त तो जो पानी की बाल्टी लेके आ रहा है वो हमारा मित्र है, वो देश बचाने में सहयोगी है। हम सब मिलके इस संघर्ष में हिस्सा लेंगे। पूछते ये हैं कि इस यात्रा से क्या हासिल हुआ, एक महीने में, 1 महीने से ऊपर यात्रा हो गई है। मैं कहता हूं एक चीज तो हासिल हुई, नागपुर में बैठे हैं इसलिए कहना पड़ेगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक को मुस्लिम समुदाय से बात करने की आवश्यकता महसूस हो गई। मैं समझता हूं ये छोटी उपलब्धि नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के राष्ट्रीय पदाधिकारी को यह पता लग गया कि इस देश में गरीबी है, आर्थिक विषमता है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सूचना उन तक पहुंच गई। बहुत बड़ी उपलब्धि है तो इस देश के लिए। और देश में ये जो एकाकीपन का माहौल बनाया जा रहा था कि जो हमारा विरोध करेगा अकेला है उसको कुचल दिया जाएगा, आज जब लोग देख रहे हैं, हर रोज हजारों लोगों को सड़क पे चलते हुए देखते हैं, तो ये एकाकीपन टूट रहा है, हिम्मत बन रही है, धीरे धीरे इस देश का मिजाज बदल रहा है। इसलिए हम सब लोग इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं। यात्रा का जो रूट है उसके लिए मैं आपसे सबसे अनुरोध करूंगा कि आप एक नक्शा ले लीजिए। उस नक्शे में आप कन्याकुमारी और कश्मीर के बीच में एक सीधी स्केल से लाइन खींच लीजिए। यात्रा का रूट लगभग वही है, कोई इसमें बड़ा परिवर्तन कहीं भी नहीं है। और होता यही है कि जब आप कुछ भी रूट बनाते हैं तो हमेशा ये होता है यहाँ क्यों नहीं, वहां क्यों। मेरा खुद का मन है कि नागपुर से आए, और वो इसलिए नहीं जो आपने बताया, बल्कि दूसरे कारण से, क्योंकि इस शहर का बाबा साहब से संबंध है, दीक्षा भूमि का शहर है, इसलिए मेरी इच्छा है कि यहाँ से आए। लेकिन हम सबकी इच्छा तो पूरी नहीं होती ना किसी एक उसमें। वर्धा से जाए ऐसी मेरी इच्छा है, वर्धा नागपुर दोनों होके आए, हम सबकी ऐसी इच्छा रहती है। लेकिन किसी भी एक यात्रा में सब कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती। मैं समझता हूं कि जैसा मैंने कहा कि यात्रा जहां से भी गुजरे, नागपुर में उसकी गूंज शुरू हो गई है। कुछ कुछ मुझे सुनता है तो नागपुर तक संदेश पहुंच गया है। एक बात मैं और जरूर कहना चाहता हूं जो नागपुर से जुड़ी है, नागपुर से तो नहीं जुड़ी है, नागपुर को क्यों बदनाम किया जाए, पर नागपुर में रहने वाले उस संगठन से जुड़ी है जिसने 50 वर्ष तक इस देश का तिरंगा झंडा अपने मुख्यालय में नहीं लगाया, उससे ये बात जुड़ी है। एक बात मैं कहना चाहता हूं स्पष्ट, बहुत ज्यादा आजकल इस देश में देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी की बात होती है। मेरे विचार से किसी भी देश में उस देश के दो बड़े संप्रदायों के बीच में झगड़ा करना, नफरत फैलाना, हिंसा करना, उससे बड़ा देशद्रोह कोई हो नहीं सकता। इसलिए इस देश में जो लोग हिंदू मुसलमान में झगड़ा करवाते हैं, नफरत फैलाते हैं, हिंसा करवाने की कोशिश करते हैं, वो सबसे बड़े राष्ट्र विरोधी हैं। और अगर सेडिशन और देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए तो इन लोगों पे चलना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से इसी से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न है, गुजरात में चुनाव है, परिवर्तन नाम दिया गया है, लेकिन यह यात्रा गुजरात को छू भी नहीं रही, तो क्या आपको लग रहा है कि गुजरात में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है कि ये यात्रा गुजरात तक नहीं गई, यात्रा मोड़ी भी जा सकती है। तो आप सिटी लाइन की बात कर रहे हैं, यदि हमें परिवर्तन की बात करनी है तो परिवर्तन के बाद तो यात्रा मोड़ी जा सकती है। गुजरात में यात्रा जा नहीं रही है, यात्रा के रूट में परिवर्तन किया जा सकता है। यात्रा के रूट में काफी परिवर्तन किए जा सकते हैं। आप जैसा आशा कर सकते हैं कि मेरे जो बिहार के मित्र हैं वो मानते हैं, और मैं भी उनके साथ मानता हूं कि इस देश का दिल तो बिहार में ही है, और जो बिहार में नहीं गया वो कहाँ गया। तो यात्रा बिहार भी जा सकती है, जानी चाहिए। यात्रा बहुत
कांग्रेस के अंदर बहुत आग्रह था कि इलाहाबाद जरूर जाए, और कुछ भी हो इलाहाबाद जरूर जाए, ऐसे तमाम आग्रह रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं कि इस देश में किसी भी यात्रा का संदेश उस स्थान पे नहीं, स्थान तक सीमित नहीं होता जहां यात्रा जाती है। ऐसी कोई भी यात्रा केवल फिजिकल यात्रा नहीं होती है, कोई स्थानों की यात्रा नहीं है, पर्यटन नहीं है। ये एक मानस यात्रा है, विचार यात्रा है। हम भूल जाते हैं कि जिस दांडी मार्च ने पूरे देश का मानस बदल दिया, बंगाल का मानस बदल दिया, आसाम का बदल दिया, तमिलनाडु का बदल दिया, वो दांडी मार्च गुजरात में शुरू हुआ था और गुजरात में ही समाप्त हो गया था। तो ऐसी किसी यात्रा का महत्व सिर्फ उस स्थान तक नहीं है जहां यात्रा जाती है। बाकी इस देश में इतनी जगह है, इतना सुंदर जगह है कि इच्छा हम सबकी होती है। लेकिन फिर मैं आप सबको कहूंगा कि आप वापस जाके नक्शे पे एक लाइन खींच के तो जरा देखिएगा, और उसके बाद आप चाहें यात्रा 1 वर्ष तक चले तो वो एक अलग बात हो सकती है। हम चाहते हैं कि 1 वर्ष तक यात्रा चल दे, लेकिन बहुत बाकी प्रैक्टिकल चीजें भी होती है ना। बाकी अगली बार जब कोई कांग्रेस का नेता आए उससे जरूर ये सवाल पूछिएगा कि आपने ऐसा रूट क्यों बनाया। तो साहब मेरे 2 सवाल है। पहला तो ये यात्रा 2024 के ऊपर इलेक्शन का कुछ प्रभाव करेगी क्या? दूसरा सवाल है कि अपना विदर्भ में से आप सब लोग एक साथ आए हैं तो कितना सपोर्ट मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली कितना लोग सपोर्ट करेंगे? विदर्भ में कैसा सपोर्ट मिलेगा उसका एक झलकी तो आपको यहाँ दिख रही होगी। मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र के, विदर्भ के और पूरे महाराष्ट्र के जन संगठनों का कोई एक पक्ष, कोई एक समुदाय, कोई एक वैचारिक हिस्सा इससे अछूता नहीं है। जब सीपीआई के साथी यहां आके बोल रहे हैं कि हम तो शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव ही नहीं इस यात्रा में भी सपोर्ट करेंगे, तो आप समझ रहे होंगे कितना बड़ा वैचारिक फलक इकट्ठा हो रहा है। 2024 में इसका क्या असर होगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक जमाने में मैं यही काम किया करता था, भविष्य बताने का काम। उसके बाद मुझे लगा कि भविष्य बताने की बजाय भविष्य बनाने का काम बेहतर है, तो बनाने का काम करते हैं। मेरे लिए 2024 महत्वपूर्ण नहीं। हम सब यहां जो खड़े हैं वो 2024 में किसी एक पार्टी की जीत या किसी एक पार्टी की हार सुनिश्चित करने के लिए नहीं बैठे। हम यहां इसलिए आए हैं कि इस देश के माहौल में जहर घोला जा रहा है, और वो कहीं बाहर से नहीं आ रहा, शीर्ष से, सत्ता की शीर्ष पे बैठे हुए लोग इस देश में जहर के इंजेक्शन लगा रहे हैं। और ऐसा इंजेक्शन मैं खुद के कहता हूं, इनकी 2 बार सरकार आई है और इन्होंने इतना जहर डाल दिया है कि 2 पीढ़ी लग जाएंगी इस जहर को निकालने के लिए। 2 जनरेशन लायक काम इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। वो चिंता है जो हम सब लोगों को यहां लेके आई है, ये जहर जो है। तो मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि क्या इस देश में ये माहौल बदलेगा। 2024 से महत्वपूर्ण ये है क्या इस देश में खड़े होके जो लोग कहते हैं, आज माहौल ये है कि मैं इनकी बात का विरोध करता हूं लेकिन लगता है कि मैं अकेला हूं, सड़क अपने मोहल्ले में अकेला हूं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अकेला हूं, अपने साथियों के बीच में, परिवार में अकेला हूं। इन्हें लगता है ये अकेली हैं, इन्हें लगता है कि ये अकेले हैं। अगर हम सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो जाएं और हम सबको ये महसूस हो जाए कि नहीं अकेले तो नहीं है, मुकाबला कर सकते हैं, मेरे लिए यात्रा सफल है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जब कोई राष्ट्र का राजा अच्छे काम करने लगता है तो सब विपक्ष एक होते हैं। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्या देश की जनता या मतदाता बार-बार सुन करके क्यों देते हैं? जब इतनी घटनाएं सब हो रही है उसके बाद कोई भी स्टेट को आप पत्रकार हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि मीडिया हाउस में क्या होता है। आप जानते हैं कि आप क्या खबर भेजते हैं और वास्तव में छपती क्या है। जैसे ही कैमरा ऑफ हो जाएगा मैं आपसे बात करूंगा, आप मुझे क्या क्या बातें बताएंगे इसका मुझे अनुमान है, इसलिए मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा वो सारी बातें यहाँ सबके सामने कह के। इस वक्त इस देश में किस तरह से झूठा प्रचार किया जा रहा है,
किस तरह से टेलीविजन चैनल्स का गला दबा दिया गया है, किस तरह से पत्रकारों को सजा दी जा रही है सच बोलने के लिए। ऐसे में वो खबर लेने के बाद जनता क्या करती है वो तो बहुत स्वाभाविक है। और इसलिए सवाल ये है कि इसके खिलाफ, इस तरह के झूठ के खिलाफ लोग खड़े होंगे कि नहीं होंगे। मैं एक बात जरूर बता दूं, पता नहीं चाणक्य नीति में लिखी गई है या नहीं है, लेकिन ये जितने भी डिक्टेटर होते हैं ना, उनका अंत बहुत बुरा होता है। ये बात चाणक्य नीति में नहीं लिखी गई है तो आप लिखवा देना। सर, भारत जोड़ो यात्रा ये काफ़ी सुंदर सा संकल्प है। सभी संगठनें एक साथ में आकर में भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल है। तो ऐसे में जैसे मान लीजिएगा कि ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद में यदि कोई हल नहीं निकला तो आपकी आगे की भूमिका क्या रहेगी? इसे हल क्या आप सोच रहे हैं, अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग चीज होगी। जैसे आप पूछ रहे थे 2024 पे क्या असर होगा, कोई हो सकता है मुंबई का उपचुनाव देख रहा हो, कोई हो सकता है अपने लिए कुछ मूवमेंट देख रहा हो। यहां जो लोग बैठे हैं उन्हें ये सब नहीं दिखता, उन्हें इस वक्त देश पे खतरा दिखाई देता है। हम सब ये जानते हैं कि किसी एक यात्रा से ही खतरा समाप्त नहीं हो जाएगा। ये कम से कम 20 साल की चुनौती है, बहुत लंबी लड़ाई है, लड़नी है। ये यात्रा उसके लिए खिड़की दरवाजा खोल रही है ताकि हम आगे लड़ सकें, अपनी लड़ाई और संघर्ष को आगे जारी रख सकें। तो किसी एक जादुई हल की तलाश में हम नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं, और जैसा मैंने कहा, एक महीने में खिड़की दरवाजा थोड़ा तो खुलना शुरू हो गया है। जी, एक मिनट इसमें ऐड करना चाहता हूं। हम एक ऐसा माहौल लाना चाहते हैं कि जहां पर आप जैसे पत्रकार इस यात्रा को कवर करें और आपके टीवी के माध्यम से हमको दिखाई दे। वो दिन का इंतजार करेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे। योगेंद्र जी, आप इस यात्रा में शामिल थे, आपको लोगों का जो रिएक्शन दिख रहा है, लोगों की क्या अपेक्षा है इस यात्रा से? लोग क्या सोचते हैं या लोग क्या अपने विचार के क्या इस यात्रा के बारे में? जो पहले एक महीने का मेरा अनुभव है, तीनों राज्यों में मैं रहा हूं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, जैसी हम लोगों की अपेक्षा थी और जैसी पत्रकारों की या जनता की अपेक्षा थी, उससे कहीं ज्यादा समर्थन मिला है। और ये मुझे दावा करने की जरूरत नहीं है, आप ड्रोन के इमेजेस देख लीजिए, आप वहां की तस्वीरें देख लीजिए। जो जनता की तरफ से एक जो सड़क पे रहते हैं, जो आके मिलते हैं, हर तरह का दुख दर्द लेके लोग उस यात्रा में आ रहे हैं। हर जगह पे बेरोजगारों के संगठन आ रहे हैं, दलित समाज, आदिवासी समाज, अल्पसंख्यक, तमाम तरह के किसान, मजदूर, हर तरह के लोग वहां आ रहे हैं अपना अपना दर्द दुख तकलीफ लेके। जब लोग अपनी दुख तकलीफ लेके कहीं आते हैं, इसका मतलब है कहीं उम्मीद है। बहुत समय बाद देश में एक उम्मीद की किरण दिखाई। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा क्योंकि एक महीना है, एक महीने के आधार पे बहुत बड़े दावे करना ठीक नहीं है। और अभी यात्रा उन इलाकों में से गुजरी है जो कांग्रेस के लिए स्ट्रॉन्ग एरियाज है। आगे चुनौती है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, वहां चुनौती है, आगे भी चुनौती आएगी। तो मैं कहता हूं इसका जजमेंट मुझसे बेहतर आप लोग कर पाएंगे, मगर मेरी उम्मीद है इनकी तरह कि आपका जो जजमेंट है वो आपका अखबार और आपकी चैनल दिखा देगी। इतनी मेरी उम्मीद जरूर है। सर, इसी में एक और एडिशनल सवाल है, आपकी जो एक उम्मीद जो आप बता रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी से है या एक पर्टिकुलर लीडर है जो उस यात्रा में जुड़ा हुआ है, या फिर पूरी यात्रा से ये उम्मीद लोगों की जाग रही है? मैंने तो बिल्कुल स्पष्ट किया, हम लोगों ने इस यात्रा का समर्थन करते हुए जो लिखित बयान जारी किया है 200 लोगों ने, हमने लिखा है हम किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं कर रहे, किसी एक पार्टी का समर्थन में नहीं आए हैं। हम एक अभियान, एक इनिशिएटिव, एक पहल का समर्थन करने आए हैं, इस उम्मीद में कि इससे देश में छाई निराशा, अंधेरा और चुप्पी टूटेगी। और अगर कल को कोई और नेता, कोई और पार्टी, कोई और संगठन ऐसा प्रयास करता है, हम उसका भी समर्थन करेंगे। प्रतिबद्धता दल से नहीं, देश से। योगेंद्र जी, एक सवाल है, कभी आपने कहा कि आप इस परिवर्तन यात्रा को 2024
मैंने ये कतई नहीं कहा कि 2024 में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मैंने ये कतई नहीं कहा कि इसकी उम्मीद नहीं है। मैंने केवल कहा कि, और यदि ये कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो आपको दूसरा जवाब मिल जाता जो आप चाहते हैं। मैंने कहा कि हम लोग जो आए हैं, हम लोग यहाँ पे, क्योंकि याद रखिए यहाँ अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनका चुनावी राजनीति से कोई संबंध नहीं। मेरा है, अधिकांश मेरे साथियों का चुनावी राजनीति से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है, न रहा। हम लोग क्या देख के आ रहे हैं? हम लोग केवल 2024 को देख के नहीं आ रहे। हम लोग इस देश की जो कुल मिला के जो माहौल है, उस माहौल को पलटने के लिए आ रहे हैं। और हम लोग तो 2024 तक भी इंतजार नहीं करना चाह रहे, हम तो उससे पहले पलटना चाहते हैं माहौल को। तो बाकी सवाल आप कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर पूछिएगा, आपको बहुत बढ़िया शानदार जवाब मिलेगा। माझा एक प्रश्न आहे, अदानी हा 136 वरून एकदम दुसऱ्या क्रमांकाचा श्रीमंत बनतो आणि देशातल्या 30 कोटी जनता ही दारिद्र्य रेषेखाली आहे, 26 कोटी बेरोजगार आहे। हे प्रश्न तुम्ही तुमच्या यात्रेच्या दरम्यान तुम्ही सांगता, बोलता, काय करता? क्योंकि दिखाएंगे नहीं तो बताएंगे कैसे, क्योंकि भारत यात्रा दिखती ही नहीं किसी भी माध्यम पे और ड्रोन पे कोई देख नहीं सकता। तो आपकी तरफ से क्या चल रहा है, ये कैसे बताएंगे? मैं तो हैरान हूँ कि आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार जिन्हें ये सारे तथ्य पता है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि कम से कम इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक्जैक्टली वो बात कही है जो आपने बोली है अपने मुंह से। मैं तो खड़ा था वहां पे, तो मैं गवाह हूं, और ये बात रोज टीवी पे आ रही है। टीवी नहीं, जो सोशल मीडिया, टीवी तो आप पता है किनके कंट्रोल में है, जिनका नंबर 2 नंबरी का आपने नाम लिया, टीवी भी उनके पास है। तो एग्जैक्टली, और मैं कहता हूं बहुत समय बाद इस देश की मुख्य धारा की कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसके मंच से नाम लेके बोला गया कि ये व्यक्ति, इस देश के क्रोनिक कैपिटलिज्म का नाम लिया गया, पूछा गया कि अडानी 2 नंबर पे कैसे पहुंचे हैं, और ये पूछा गया कि जब जनता इस देश की नीचे जा रही है, अडानी ऊपर जा रहे हैं, इन दोनों में क्या संबंध है? मेन स्ट्रीम पार्टी, बाकी लेफ्ट सोशलिस्ट बोलते रहे इस सवाल पे, लेकिन इस देश की मेन स्ट्रीम पार्टी ये बात बोले, ये बहुत वर्षों के बाद हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये बोला। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका अखबार इन चीजों को मुख्य पृष्ठ पे छापेगा। मजाक नहीं है इस देश में, जब इस देश के 97% लोगों की आय घटी है, जिस 2 वर्ष में जी, मार्च 2020 से लेके आज तक 2.5 वर्ष हुए हैं ना। इस 2.5 वर्ष में कम से कम पहले 2 वर्ष के आंकड़े हैं, 97% परिवारों की इनकम घटी है इस दौरान में। और अडानी की वेल्थ कितनी बढ़ी है? बढ़ी नहीं है सिर्फ, कितनी बढ़ी है मैं जानना चाहता हूं, सबको याद रहे, क्योंकि आप सबके माध्यम से, हर व्यक्ति के माध्यम से कुछ हजार लोगों तक तो ये बात पहुंचेगी। जिस दिन इस देश में लॉकडाउन शुरू हुआ कोविड का, उस दिन अडानी जी की टोटल संपत्ति थी 66,000 करोड़ रुपया, 66,000 करोड़ रुपीस। एक फोर्ब्स करके पत्रिका है जो कि हर रोज छापती है इस आंकड़े को, और आज उनकी कितनी है संपत्ति? 12 लाख करोड़ रुपया। आप मुझे फॉर्मूला बताइए, कौन सा दुनिया का फॉर्मूला है जिससे 66,000 करोड़ से आप 12 लाख करोड़ पे पहुंच जाते हैं? 14 गुना इंक्रीज होता है 2.5 साल में, जबकि पूरी दुनिया गरीब हो रही है उन 2.5 साल में। ये इस देश का सबसे बड़ा सवाल है, और वो सवाल जो किसी टेलीविजन की हेडलाइन नहीं बनता, किसी अखबार के मुख्य पृष्ठ पे नहीं छपता। और यही कारण है, दुर्भाग्यवश, आपके कारण नहीं, मैं आपको दोष नहीं देता, आप मीडिया कर्मी हैं, आप मीडिया नहीं है, लेकिन यही कारण है कि मीडिया की विश्वसनीयता घटती जा रही है, क्योंकि सबसे बड़े सवाल को वो मुख्य पृष्ठ पे छापने की हिम्मत नहीं करता है।